शिवाजी राजे की जिद के सामने बाजी प्रभु ने भी हार ना मानने की ठान ली थी। वो शिवाजी राजे को किसी भी कीमत पर विशालगढ़ के लिए जल्द से जल्द रवाना करना चाहते थे। राजे, इस समय स्वराज के दीपक को जलाए रखने के लिए आपका विशालगढ़ पहुंचना बेहद जरूरी है। हम जैसे 1000 मराठा मरें, पर राजे का जिंदा रहना स्वराज के लिए बहुत जरूरी है। बाजी प्रभु ने शिवाजी की तरफ देखते हुए दृढ़ता से कहा, नहीं बाजी, मैं ऐसे नहीं जा सकता। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आप वादा कीजिए कि आप जिंदा वापस आएंगे। राजे ने बाजी प्रभु से कहा, हाँ राजे, मैं वादा करता हूं, मैं जरूर जिंदा वापस लौटूंगा। बस आप विशालगढ़ पर पहुंचकर 3 तोप के गोले दाग दीजिएगा, ताकि हमें खबर मिल जाए कि आप विशालगढ़ किले में सुरक्षित दाखिल हो चुके हैं। बाजी प्रभु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। तभी वहां एक गुप्तचर आता है। राजे, मसूद ने शिवा कासिद को मार दिया है और अब आदिल शाही सेना भी तेजी से इधर की ओर बढ़ रही है। गुप्तचर ने कहा, क्या शिवा को मार दिया? ना जाने मां भवानी स्वराज के इस यज्ञ में अपने कितने वीर सपूतों की आहुति लेंगी। शिवाजी ने दुखी स्वर में कहा। लेकिन आदिल शाही सेना के उनकी तरफ बढ़ने की खबर सुनकर बाजी प्रभु और तानाजी की चिंता बढ़ गई थी। आदिल शाही सेना के आने की खबर के बाद बाजी प्रभु तेजी से शिवाजी राजे की तरफ बढ़ते हैं। राजे, आपको तो काफी समय यहीं पर गुजर चुका है। आदिल शाही सेना भी अब इधर की तरफ बढ़ रही है। शिवाजी ने बाजी प्रभु की बात मानते हुए तुरंत ही 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ कूच कर दिया। अब बाजी प्रभु बाकी बचे 300 सैनिकों के साथ घोड़खिंड की तरफ बढ़ जाते हैं। बाजी प्रभु को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर अपने शिकार की ताक में खड़ा है। बाजी प्रभु के एक हाथ में दंड पट्टा है और दूसरे हाथ में तलवार। ऐसा लग रहा है कि वो एक झटके में ही पूरी आदिल शाही सेना को खत्म कर देंगे। 10,000 की आदिल शाही सेना अब शिवाजी के पीछे उसी रास्ते पर पहुंच रही है जिसे आज हम पावन खिंड के नाम से जानते हैं। शायद आदिल शाही सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि घोड़ खिंड से आगे का रास्ता तय करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने अब बाजी प्रभु देशपांडे जैसा योद्धा खड़ा था। बाजी प्रभु देशपांडे, जिनकी वीरता के चर्चे पूरे मावल में थी। बाजी प्रभु देशपांडे, जिनके सामने युद्ध भूमि में टिक पाना भी बहुत बड़ी बात थी। जब एक हाथ में दंड पट्टा और एक हाथ में तलवार लेकर बाजी प्रभु दुश्मनों पर टूट पड़ते थे, तो सामने वाली सेना के लिए बचना बेहद मुश्किल होता था। तानाजी मालूसरे को शिवाजी राजे के साथ विशालगढ़ किले की तरफ विदा करके बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने भाई फूलाजी और बाकी के 300 सैनिकों की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? जब तक राजे सुरक्षित विशालगढ़ तक ना पहुंच जाएं, दुश्मनों को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। एक भी दुश्मन इस दर्रे के पार नहीं जाना चाहिए। ये कहते हुए बाजी प्रभु ने हर हर महादेव का नारा लगाया। बाजी प्रभु के इतना कहने के बाद पूरी घाटी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठी। इस नारे के साथ ही सारी तलवारें मैदान के बाहर निकल आईं। खुद बाजी प्रभु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर वो पहाड़ी घाटी, जिसे गजापुर के खिंड के नाम से जाना जाता था, वहां अपने पांव जमाकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ से आदिल शाही सेना अल्लाहू अकबर के नारे के साथ चिल्लाती हुई आ रही। आदिल शाही सेना और बांदल मावले सैनिक एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और गजापुर के घाटी में जोरदार मार काट मच गई। मावले सैनिकों के पराक्रम के आगे आदिल शाही सेना को बार बार पीछे हटना पड़ रहा था और मावले सैनिक अपनी एक योजना के तहत काम कर रहे थे, ताकि एक ही सैनिक आगे की तरफ लड़ता हुआ ज्यादा थक न जाए। बाजी प्रभु के आगे लड़ रहे मावले सैनिक लगातार पीछे वालों की जगह ले रहे थे और पीछे वाले सैनिक आगे वालों की। आदिल शाही सैनिक धीरे धीरे हमला कर रहे थे और बार बार मावले सैनिकों को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजाल के एक भी मावला योद्धा
अपना कदम पीछे खींच रहा हो, बल्कि मुआवले तो दुगने उत्साह के साथ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे। अपने सैनिकों के साथ बाजी प्रभु खुद भी एक हाथ में दंड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। बाजी प्रभु के अगल बगल का हिस्सा दुश्मन सैनिकों की लाशों से पटा हुआ था और बाजी प्रभु की वीरता देखकर आदिल शाही सैनिकों के पांव उखड़ने शुरू हो गए थे। इस तरह युद्ध में तकरीबन एक पहर का समय बीत चुका था और शिवाजी घने जंगल के रास्ते भूखे पेट और नंगे पांव बचे हुए 300 मुआवले सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि बाजी प्रभु कैसे होंगे, क्योंकि मात्र 300 सैनिकों के साथ 10,000 की आदिल शाही सेना को रोक पाना एक तरह से नामुमकिन काम है। तानाजी, हमें जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचना होगा, क्योंकि अभी रात का एक पहर बीत चुका है। अभी हमें विशालगढ़ पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे और लगेंगे। विशालगढ़ पहुंचकर सबसे पहले हमें तोप से 3 गोले दागने हैं, ताकि बाजी प्रभु को पता चल जाए कि हम विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। शिवाजी ने तानाजी की तरफ देखते हुए कहा। तानाजी जानते थे कि बाजी प्रभु जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन युद्ध क्षेत्र से कभी नहीं हटेंगे और बाजी प्रभु से पार पाना आदिल शाही सेना के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल राजे, विशालगढ़ पहुंचने में अभी हमें थोड़ा वक्त और लगेगा और हमें अपने कदम और तेजी से बढ़ाने होंगे। और ये जंगल, इन घने जंगलों ने हमारी मदद भी की है, लेकिन आज यही हमारे विलंब का कारण बन रहे हैं। ये कहते हुए तानाजी ने बाकी सैनिकों को और तेजी से कदम बढ़ाने को कहा। हालांकि सैनिकों के पांव पहले से ही तेज थे, लेकिन लगभग पूरी रात दौड़ते हुए सैनिकों की छाती मुंह में आ रही थी। शिवाजी ये बात जानते थे, लेकिन जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचना जरूरी था। शिवाजी किसी भी तरह बाजी प्रभु को सुरक्षित देखना चाहते थे। यहाँ युद्ध भूमि में बाजी प्रभु अपने हाथ में दंड पट्टा लेकर किसी राक्षस की तरह दुश्मनों का सफाया कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था आदिल शाही सैनिकों को ज्यादा समय तक रोकने के लिए एक ठोस योजना की जरूरत होगी। 10,000 की सेना को रोकना मात्र 300 सैनिकों के लिए आसान थोड़ी था, लेकिन बाजी प्रभु सिर्फ युद्ध नीति नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करने में भी निपुण थे। मुआवले सैनिकों ने घोड़खिंड को एक ऐसे दुर्ग में बदल दिया था जिसे पार पाने का रास्ता आदिल शाही सैनिकों को सूझ ही नहीं रहा था। घोड़खिंड की बनावट भी उसके नाम की ही तरह थी। दोनों तरफ 2 ऊंचे कगारों के बीच का ये संकरा रास्ता मुआवले सैनिकों के लिए बेहद मददगार था। लगभग 100 कदम के इस खिंड में मुआवले सैनिकों ने दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। आदिल शाही सैनिकों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुआवले योद्धा किस तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। आदिल शाही सेना के सामने तो कुछ सैनिक ही लड़ रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु ने अपनी छापामार युद्ध नीति का भी पूरा उपयोग किया था। कुछ सैनिकों को उन्होंने कगारों के ऊपर भी बिठा रखा था, जो वहीं से पत्थर और तीरों से आदिल शाही सैनिकों को खत्म कर रहे थे। वीर मुआवले सैनिक ऊपर से काल बनकर आदिल शाही सैनिकों को खत्म कर रहे थे, तो वहीं नीचे से खुद बाजी प्रभु और उनके भाई फूलाजी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। इधर शिवाजी विशालगढ़ के रास्ते पर थे, लेकिन उन्हें सूचना मिलती है सूर्या राव सुरवे और जसवंत राव ने विशालगढ़ की घेरेबंदी कर ली है ताकि शिवाजी विशालगढ़ ना पहुंच पाए। शिवाजी जानते थे कि उनके सैनिक रात भर दौड़ते हुए ही आ रहे हैं और एक और सेना से लड़ना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन शिवाजी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इस समय विशालगढ़ पहुंचना ही सबसे सुरक्षित था, लेकिन उस पर भी घेरेबंदी। शिवाजी इस सोच में थे कि उन्हें जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचकर तोप के 3 गोले दागने हैं। बाजी प्रभु अपने 300 मुआवले सैनिकों के साथ घोड़खिंड में थे और शिवाजी राजे का हृदय उधर ही लगा हुआ था। शिवाजी अपने किसी भी योद्धा को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ाई अब 2 तरफा हो गई थी। उधर बाजी प्रभु को आदिल शाही सेना को लगातार रोके रखना था। अगर आदिल शाही सेना बाजी प्रभु को भेद कर शिवाजी के पास तक पहुंच जाती
तो स्वराज का संकल्प खतरे में पड़ जाता और शिवाजी को विशालगढ़ में पहुंचने के लिए एक और सेना को भेजना पड़ेगा। बाजी प्रभु और उनके 300 बांदल सैनिकों ने तकरीबन 3000 से अधिक आदिलशाही सेना को खत्म कर दिया था। अकेले बाजी प्रभु 10-10 सैनिकों का सर अकेले धड़ से अलग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो युद्ध भूमि में बाजी प्रभु नहीं बल्कि खुद महाकाल उतर आए हैं। एक हाथ में दंड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार। बाजी प्रभु बिजली की तेजी से दुश्मन सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। इतना भयंकर नरसंहार देखकर दुश्मन सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे थे। आदिलशाही सैनिक अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे फिर रहे थे। आगे बढ़ने की हिम्मत कोई भी आदिलशाही सैनिक नहीं कर पा रहा था। आखिर करता भी कैसे? आखिर सामने बाजी प्रभु जो खड़े थे। बाजी प्रभु से आदिलशाही सेना के पैर उखड़ने लगे हैं। ये बात जल्द ही सिद्दी मसूद के पास पहुंच गई। एक गुप्तचर ने आकर उसे इस बात की सूचना दी। सरदार, लगता है शिवाजी ने किसी राक्षस को इस घोड़खिंड में छोड़ दिया है और वो हमारे सैनिकों को ऐसे काट रहा है जैसे कि कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तक शिवाजी को हम पकड़ नहीं पाए। सिद्दी मसूद ने गुस्से से चीखते हुए कहा। नहीं सरदार, शिवाजी तो दूर, अभी तो हम घोड़खिंड पर खड़े मराठा सैनिकों से भी पार नहीं पा सके हैं। वहां पर अपने 300 सैनिकों के साथ खड़ा बाजी प्रभु जैसे अकेले ही पूरी आदिलशाही सेना को खत्म कर देगा। अब तक हमारे लगभग 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वो भी अपनी जान बचाकर भाग ही रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा है। गुप्तचर ने कहा, हमें जल्द से जल्द शिवाजी को पकड़ना होगा। विशालगढ़ पहुंचने के बाद वो हमारे चंगुल से बच निकलेगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जल्द से जल्द हमें इस बाजी प्रभु को ठिकाने लगाना होगा। बाजी प्रभु घोड़खिंड में किसी ढाल की तरह 300 सैनिकों के साथ खड़े थे। आदिलशाही सैनिकों के लिए इस ढाल को भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। इधर शिवाजी विशालगढ़ किले के पास तो पहुंच गए थे, लेकिन उसे जीतने के लिए पहले सरदार सुरवे और जसवंत राव की सेना को पार करना जरूरी था। और सरदार सुरवे और जसवंत राव ने अपनी सेना के साथ विशालगढ़ का घेरा मजबूत कर लिया था। शिवाजी राजे और तानाजी ने विशालगढ़ का घेरा तोड़ने के लिए योजना बनाई और इसी बीच साथ की सेना को कुछ देर का आराम मिल गया। रात भर नंगे पांव दौड़ती हुई सेना के पास सिर्फ एक लक्ष्य था, शिवाजी राजे को सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचाना। शिवाजी और तानाजी ने अपनी सेना को कई भागों में बांटकर विशालगढ़ के अंदर घुसने की योजना बनाई। गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में मराठे सैनिक पहले से ही पारंगत थे। यहाँ तक कि आदिलशाही सेना शिवाजी राजे को पहाड़ी चूहा ही पुकारती थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ये नहीं पता होता था कब और कहां से मराठे सैनिक आएंगे और उन्हें लूट कर चले जाएंगे। आज इसी नीति के इस्तेमाल से शिवाजी राजे ने विशालगढ़ पर सुरवे और जसवंत राव के व्यूह को भेदने की योजना बनाई। शिवाजी को ये बात याद थी कि उन्हें जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचकर तोप के 3 गोले दागने हैं। आक्रमण से पहले शिवाजी तानाजी को निर्देश देते हैं कि तानाजी, विशालगढ़ में दाखिल होने के बाद सबसे पहले तोप से 3 गोले दागना होगा। बाजी प्रभु काफी देर से घोड़खिंड में पांव जमाए हुए हैं, हमें जल्दी करना होगा। बिल्कुल राजे, किले में पहुंचने के बाद पहला काम 3 तोप के गोलों को दाग कर बाजी प्रभु को संकेत देने का होगा। तानाजी ने शिवाजी को आश्वस्त करते हुए कहा। शिवाजी राजे को शायद ये बात नहीं पता थी कि बाजी प्रभु और उनके 300 सैनिकों ने 3000 से अधिक सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला है। आदिलशाही सेना बाजी प्रभु के सामने पीछे हटती जा रही थी। इस बात की खबर सिद्दी मसूद को लग गई थी और अब सेना की और टुकड़ियों को भेजना शुरू किया गया। सेना की नई टुकड़ियों में जब बाजी प्रभु और उसके सैनिकों को पीछे करने में नाकाम रही तो सिद्दी मसूद ने बंदूक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। बंदूक में गोली भरो, ये राक्षस हमारे हथियारों से शायद ही मारा जा सकेगा। सिद्दी मसूद ने बाजी प्रभु को लड़ते हुए देखकर कहा। बंदूक में गोली भरी गई और निशानेबाज ने निशाना लगाया। आगे शिवाजी और उनके बड़े भाई सरीखे
बाजी प्रभु का क्या हुआ, जानने के लिए सुनते रहिए छत्रपति शिवाजी। राजा शिवछत्रपती महाराज की। शिवाजी राजे पन्हाला किले से विशालगढ़ की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन रास्ते में घोड़खिंड के पास बाजी प्रभु शिवाजी राजे को आगे विशालगढ़ की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं और खुद उन्होंने मात्र 300 सैनिकों के साथ गजापुर का खिंड, जिसे घोड़खिंड के नाम से भी जाना जाता है, वहां मजबूती से अपना पांव जमा लिया है। 10,000 की सेना पर 300 बांदल मावले भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी बाजी प्रभु के ऊपर गोली से निशाना लगाया गया। गोली का धमाका हुआ और गोली सीधे बाजी प्रभु के सीने में लगी थी। बाजी प्रभु जमीन पर गिर पड़े। अभी तक शिवाजी के विशालगढ़ पहुंचने की खबर नहीं आई थी और बाजी प्रभु को गोली लगने के बाद वो बेहोश थे। अब बाजी प्रभु और उनके 300 मावले योद्धा क्या करेंगे? क्या शिवाजी को विशालगढ़ पहुंचने तक ये बांदल मावले आदिल शाही सेना को रोक पाएंगे? बाजी प्रभु के भाई फुलाजी तुरंत दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें कुछ सैनिकों की मदद से युद्ध क्षेत्र से किनारे की तरफ लाया गया। थोड़ी देर बाद बाजी प्रभु को होश आया। बाजी प्रभु ने उठते ही पूछा, तोप की आवाज आई क्या? दरअसल गोली के धमाके से शायद बाजी प्रभु को ये आभास हुआ था कि तोप के गोले छूटे हैं। नहीं, किसी सैनिक ने जवाब दिया। बाजी प्रभु फिर से उठने की कोशिश करने लगे। बाजी प्रभु के शरीर में इतने घाव पहले से ही लग चुके थे कि और घावों के लिए भी जगह नहीं बची थी। शरीर के हर अंग में चोट लगी हुई थी, लेकिन बाजी फिर भी उठना चाहते थे। आप मत उठिए बाजी, हम आदिल शाही सैनिकों को घोड़खिंड पार नहीं करने देंगे। पास खड़े एक सैनिक के पास से आवाज आई, लेकिन तोप की आवाज अभी नहीं आई। ये कहकर बाजी प्रभु ने अपने अंदर की सारी शक्ति को एक बार फिर से समेटा और वे उठ खड़े हुए। राजे के विशालगढ़ पहुंचे बिना ये बाजी मर जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? गोली लगी है तो क्या हुआ, अभी मुझ में बहुत जान बची हुई है। ये कहते हुए लड़खड़ाते हुए बाजी प्रभु भाले का सहारा लेते हैं और घोड़खिंड के पास फिर से पहुंच जाते हैं। बाजी प्रभु के घोड़खिंड में एक बार फिर वापस आने के बाद युद्ध क्षेत्र की हालत बिल्कुल बदल गई थी। वो उनके रक्त से भीगे हुए शरीर को देखकर आदिल शाही सैनिक पीछे हटना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाजी प्रभु अब भाले से ही शत्रुओं को भेदना शुरू कर चुके हैं। इधर विशालगढ़ मोर्चे पर शिवाजी और उनके साथ के मराठा सैनिकों ने सुरवे और उनकी सेना से लड़ने में जी जान लगा दिया। शिवाजी खुद युद्ध भूमि में थे। थके मांदे मराठा सैनिक दोगुने उत्साह से लड़ रहे थे। विशालगढ़ किला जीता जा चुका था। अब शिवाजी राजे सबसे पहले तोपों की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें मालूम है कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन आशा की एक किरण अभी भी बची हुई है। शिवाजी राजे किसी भी कीमत पर बाजी प्रभु को नहीं खोना चाहते थे। विशालगढ़ से तोप के 3 गोले छूटते हैं। राजे गढ़ पहुंच गए, हमारी जीत हुई। घोड़खिंड में रक्त से सने हुए बाजी प्रभु के चेहरे पर ये कहते हुए एक मुस्कान आ जाती है, खुशी की मुस्कान, विजय की मुस्कान। इतना कहकर बाजी प्रभु लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े।
बाजी प्रभु के जमीन पर गिरते ही आदिल शाही सेना बुरी तरह से मावले सैनिकों पर टूट पड़ी। वो सेना जिससे अभी तक पार पाना संभव नहीं हो रहा था, जिसके पास भी जाने से आदिल शाही सैनिकों की रूह कांप रही थी, वो आदिल शाही सेना मावलों के ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। भयंकर रक्तपात हुआ और सभी मावलों को बेहद निर्ममता के साथ मार दिया गया। बाजी प्रभु के गिरते ही राजे को ना जाने किस बात का एहसास हुआ था, जैसे उन्हें अंदर अंदर मालूम चल गया कि कोई अनहोनी घट गई है। हवा का एक तेज झोंका आया। शिवाजी राजे के आंखों से अनायास ही आंसू टपक पड़े। सुरवे और जसवंत राय को विशालगढ़ से खदेड़ने के बाद शिवाजी राजे राजगढ़ पहुंचे। मां जीजाबाई से उनकी मुलाकात लगभग 1 साल बाद हो रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर भावुक हो गए। शंभू राजे भी नए कपड़े पहनकर राजे की अगवानी करने आए। शिवाजी राजे के राजगढ़ पहुंचने के बाद उनसे मिलने कान्होजी जेधे और नेताजी पालेकर आए। शिवाजी राजे ने कान्होजी को अफजल खान के वध के बाद दरबार में प्रथम सम्मान का पद दिया था। राजे ने कान्होजी को बाजी प्रभु की वीरता की बात बताई और उन्हें बताया कि कैसे अकेले घोड़खिंड पर मात्र 300 सैनिकों के साथ पूरी 10,000 की आदिल शाही सेना को रोके रखा था। शिवाजी राजे ने कान्होजी के लिए प्रस्ताव रखा कि वे दरबार में प्रथम सम्मान का पद बाजी प्रभु को देना चाहते हैं। कान्होजी ने उनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजे ने घोड़खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड कर दिया। बाजी प्रभु के रक्त से पवित्र हुई धरती का नाम पावन खिंड ना हो तो और क्या हो सकता है। इसके अलावा राजे ने बाजी प्रभु के बेटे को अपनी सेना में प्रमुख स्थान पर नियुक्त किया। आखिर वीरता का उचित सम्मान तो होना ही चाहिए और शिवाजी राजे ने ऐसा ही किया। शिवाजी राजे काफी दिनों बाद राजगढ़ वापस लौटे थे और आगे की योजनाओं के बारे में मां जीजाबाई से भी उनकी वार्ता भी कम ही हुई थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक दिन मां जीजाबाई ने शिवाजी राजे से दरबार के आगे की योजनाओं के बारे में विमर्श शुरू किया। क्यों रे शिवबा, तुझे इतने दिनों से मां की याद नहीं आती है क्या? हमेशा स्वराज की योजनाओं में ही व्यस्त रहता है। नहीं मां साहेब, ऐसा नहीं है। असल में आदिल शाहियों से टक्कर के साथ साथ अब मुगलों ने भी खतरा भांप लिया है। इसीलिए तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को पुणे तक इतनी विशाल सेना के साथ भेजा है। मां जीजाबाई की इस बात का जवाब शिवाजी राजे ने चिंता के साथ दिया। असल में शिवाजी की चिंता जायज भी थी, क्योंकि इतने मुहिमों में व्यस्तता के चलते वे शाइस्ता खां जैसे आफत से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। लेकिन अब जनता की समस्याओं और शाइस्ता खां के अत्याचारों ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। असल में शाइस्ता खां शिवाजी को घेर कर पकड़ने की योजना बना रहा था। शिबुबा शाइस्ता खां औरंगजेब का बेहद चालाक और अनुभवी योद्धा है। वो धीरे धीरे अपने पांव पसारेगा, लेकिन हमें भी चतुराई के साथ अपना काम करना होगा। हाँ मां साहिब, अभी पिछले ही दिनों में शाइस्ता खां ने चाकण के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। फिरंगोजी बेहद साहसपूर्ण तरीके से लड़े और तकरीबन 50 दिन तक शाइस्ता खां को रोके भी रखा, लेकिन अंततः उन्हें किला छोड़ना पड़ा। अब चंद सैनिकों के साथ गोला बारूद
और लंबी चौड़ी सेना का सामना करना मुश्किल तो होगा ही। शिवाजी ने चिंतित स्वर में कहा, याद रख शिवबा, सेना चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, जीत के लिए बुद्धिमत्ता के साथ साथ योजना की भी जरूरत होती है। जी मां साहब, इसीलिए अब शाइस्ता खां के लिए किसी पुख्ता योजना पर काम करने की जरूरत होगी। और चाकण के किले से आने के बाद अब फिरंगोजी को भूपालगढ़ का गढ़पति बनाने पर मैं विचार कर रहा हूं। हमें भूपालगढ़ के लिए एक विश्वसनीय और वीर गढ़पति की जरूरत भी है, और फिरंगोजी में वे सारे गुण भी मौजूद हैं। बिल्कुल, फिरंगोजी इसके लिए बिल्कुल सही चुनाव है। ठीक उसी वक्त एक सैनिक पत्र लेकर शिवाजी के पास आया। शिवाजी राजे ने पत्र खोला तो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, जैसे कि अचानक से सूरज बादलों की ओर से निकलकर बाहर आ गया हो। क्या हुआ शिब्बा, क्या खबर है? मां साहेब, महाराज साहेब हमसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। क्यों ठिठुली करता है रे शिबुबा? महाराज साहब और यहाँ? हाँ मां साहेब, मैं सच कह रहा हूँ। कम से कम इस पत्र में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। ये खबर सुनकर मां जीजाबाई ने खुशी से अपना एक हार उतारकर पत्र लाने वाले सैनिक को दे दिया। मां साहिब ने खुशी के स्वर में पूछा, राजे, महाराज साहेब यहाँ कब तक पहुंच रहे हैं? वे शायद पंढरपुर जाकर वहां से खंडोवा देवता के दर्शन के बाद यहाँ आएंगे। पंढरपुर? लेकिन पुणे में तो शाइस्ता खां ने डेरा जमाया हुआ है। मां साहेब, आप उसकी चिंता ना करें। महाराज साहिब के हमसे मिलकर जाने तक हम उसे इधर से उधर भटकाते रहेंगे, और अगर शाइस्ता खां को महाराज साहिब के आने की सूचना मिल भी गई तो वो कुछ नहीं करेगा। महाराज साहिब की बहादुरी और दक्षिण में उनके सामर्थ्य से शाइस्ता खान भी वाकिफ है। तेरी बात तो सही है शिबुबा, लेकिन मैं चिंतित हूँ क्योंकि आदिल शाहियों ने अपने कैद में महाराज साहब को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब और कष्ट उन्हें सहना पड़े। मां साहब, आप चिंता मत कीजिए और महाराज साहब के स्वागत की तैयारियां शुरू कीजिए। अगले दिन महाराज साहब आने वाले थे और माता जीजाबाई ने पूरे राजगढ़ को तोरण से सजवाया। महल में विभिन्न जगहों पर रंगोलियां बनाई गईं। पूरा महल जैसे किसी उत्सव की तैयारियों में डूबा हुआ था। जीजाबाई बेहद प्रफुल्लित थीं। आज लगभग 20 सालों के बाद महाराज साहब के दर्शन उन्हें होने वाले थे। महाराज साहब खंडोवा देवता के दर्शन के बाद अपने 1000 सैनिकों के साथ राजगढ़ पहुंचे। शाहजी राजा को गढ़ तक पहुंचने के लिए पालकी का इंतजाम किया गया था। शाहजी राजा पालकी पर सवार हुए और बाकी जन और मंत्रीगण भी उनके पीछे पीछे गढ़ तक चल दिए। राजे शाहजी राजा को आदर और सम्मान के साथ सभागृह में ले आए और सभी मंत्रीगणों से उनका परिचय करवाया। भोजनोपरांत शाहजी राजा अपने पुत्र वधुओं और पोतों के साथ थे और बातों ही बातों में शिवाजी राजे से पूछा, क्यों शिवबा, कभी शिकार के लिए जाते हो तुम? बाबा साहेब, अब इस स्वराज की लड़ाई से फुर्सत ही कहाँ होती है। हाँ, आदिल शाही सल्तनत से कई भेड़िए यहाँ आते रहते हैं, उनका शिकार कर लेता हूँ कभी कभी, शिवाजी ने चुटकी लेते हुए कहा। शाहजी राजा शिवाजी का इशारा समझ चुके थे। अफजल खान के खात्मे के बाद शाहजी राजा पर दबाव बढ़ा था और आदिल शाही दरबार ने उन्हें कैद भी कर लिया था, लेकिन अंततः दिल्ली की मुगलिया सल्तनत से दबाव के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन शिवाजी राजे के स्वराज अभियान से शाहजी राजा के लिए कठिनाइयां आती ही रहती थीं। शिवबा, स्वराज की इस लड़ाई में
मैं भले ही तुम्हारा साथ नहीं दे पाता हूं, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारी वीरता से हमेशा प्रफुल्लित रहता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन आपको आदिल शाह ने यहाँ आने की अनुमति दी है ना? शिवाजी ने पूछा। दी तो है, लेकिन हर चीज मुफ्त में थोड़े मिलती है। आदिल शाह ने मुझसे कहा है कि हम तुम्हें समझाकर आदिल शाही दरबार में ले आए। वहां पर तुम्हें 10,000 सरदार का मनसब देकर सम्मानित किया जाएगा। शाहजी राजा ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। लेकिन हम मूर्ख थोड़े हैं कि तुझ जैसे दीपक को आदिल शाह के हाथों में सौंप देंगे। हमने तो इसे तुमसे मिलने और स्वराज की प्रगति को देखने का एक मौका समझा है। मुगलिया सल्तनत के खिलाफ दक्षिण के सभी राज्यों को एकजुट होना जरूरी है और आदिल शाह को अब ये समझ में आ रहा है। शिवाजी राजे महाराज साहब की बातों को बेहद ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इससे उन्हें आगे की रणनीति बनाने का विचार मिल रहा था। एक तरफ शाहजी राजा को आदिल शाही दरबार में रहना था और अभी शाइस्ता खान भी पुणे में डेरा डालकर बैठा हुआ है। हालांकि शिवाजी राजे शाइस्ता खान की तरफ से निश्चिंत थे, लेकिन किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने महल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी थी। अगले दिन सुबह राजे ने शाहजी राजा को उनके मन की सूचना दी। बाबा साहेब, आप कल शिकार के लिए जुगत ढूंढ रहे थे ना? अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास सूचना आई है कि नीचे के गांव में एक बनेले सूअरों ने आतंक मचा रखा है। अब आप यहाँ हैं और आपको शिकार प्रिय भी है, तो क्यों ना हम दोनों शिकार पर साथ चलें? शिवाजी राजे की ये बात सुनकर शाहजी राजा प्रफुल्लित हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे गांव में पहुंचने पर शाहजी ने अपने भालों का जखीरा निकाल लिया। उन्होंने शिवाजी राजे को चुनकर एक भाला दिया। अब शिवाजी राजे और शाहजी दोनों बनेले सूअरों के शिकार के लिए निकल पड़े। उन्हें पता चलता है कि सूअर घनी झाड़ियों में छिप छिप कर दौड़ रहे हैं। उनके सही जगह का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अपने छोटे रथ पर सवार होकर पिता पुत्र दोनों ने तकरीबन 4-5 सूअरों का शिकार कर लिया और वो कुछ देर और शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई सूअर नहीं बचा है। शिवाजी रथ रुकवाकर कुछ दूर आगे तक जाकर मुआयना करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही राजे मुड़े, उनके एकदम से होश फाख्ता हो गए। शिवाजी राजे एकदम से चिल्ला पड़े, पिताजी! शाहजी राजे चौंक कर पीछे मुड़े। असल में शाहजी राजे से केवल 2 कदम की दूरी पर एक भयानक जंगली सूअर उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था। वो इतना नजदीक था कि एक ही छलांग में शाहजी राजे की जान तक ले सकता था। अब शाहजी राजे की जान खतरे में थी। शुरू होती है। शाहजी राजे के जाने के कुछ दिनों बाद शिवाजी राजे ने अपने सभी योद्धाओं तानाजी, माणकोजी इत्यादि को उम्बरखंड की योजना के बारे में बताया। असल में शिवाजी ने कहर तलब